हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं जो सीरीज चल रही है 2000 एमसीक्यू की मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए, उसके बारे में। तो उसका आज ये 9वां लेक्चर होगा। और इससे पहले हम 8 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हम 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के वीडियो, नेशनल इश्यूज के वीडियो और जनरल नॉलेज के वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने वेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानें तो ये जो प्रथम शताब्दी फर्स्ट एडी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी एक बौद्ध संगति, जो चौथी बौद्ध संगति थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस जो बौद्ध संगति में व्यवहार शास्त्र टीका की रचना हुई थी। और इसी में जो बौद्ध धर्म था, इसी बौद्ध संगति में दो संप्रदायों में बट गया था। और ये दो संप्रदाय थे महायान एवं हीनयान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ये तो मैंने डाल दिए जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका उत्तर है 1 जुलाई 1955 को। तो जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, उसी के अंतर्गत तो एसबीआई का 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्क्राइब करें तो 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। मतलब जो पहला बैंक स्थापित हुआ था इंडिया में वो 2 जून 1806 को कोलकाता में हुआ था। और इसके पश्चात इसको 3 वर्षों के बाद इसे फिर चार्टर मिला और इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल। और वर्तमान में ये एसबीआई के नाम से जानते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, वो है मिस्टर रजनीश कुमार। और इनका जो कार्यकाल है वो 7 अक्टूबर 2017 से 7 अक्टूबर 2020 तक है। मतलब ये 7 अक्टूबर 2020 को रिटायर हो जाएंगे इसी साल। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाओं से रहा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा और उपरोक्त सभी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो तीनों ऊपर के दिए हैं इनसे गौतम बुद्ध का संबंध रहा है। और इनके अलावा एक और स्तूप स्थल है जिसे हम सांची कहते हैं। सांची के अलावा लुम्बिनी। स्तूप तो इनके बहुत जगह हैं, लेकिन जो मुख्य है इनकी, जो इनके जीवन काल से संबंधित है, वो है सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा और लुम्बिनी। सांची स्तूप से इनके जीवन का कोई संबंध नहीं था। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम इसके बारे में। तो जो सारनाथ स्तूप है वो काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था और इसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कुशीनारा के बारे में, तो ये भी एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष है एक, इसके नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब बोध गया के बोधि पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये बिहार में स्थित है और ये काफी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा लुम्बिनी जिसकी हमने बात की थी वो भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है और ये नेपाल की तराई में स्थित है। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका जो उत्तर है वो है, देखते हैं चलो अब हम उत्तर। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1988, 1986, 1989, 1985। तो इसका जो उत्तर है वो है 1986। 1986 में कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय मतलब लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी सबसे पहली बार?
तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में सबसे पहले भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लें आप। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1987 को हुई थी। और इसके जो चांसलर हैं वो है सीजेआई ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो इसके चांसलर होते हैं। और जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े जी। और इनके जो वाइस चांसलर हैं जिस यूनिवर्सिटी के, वो हैं डॉक्टर सुधीर कृष्ण स्वामी। और इसे NLSIU भी कहते हैं, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NLSIU, मतलब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे और कहाँ हुए थे? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जेनेवा सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, डम्बल्टन ऑक्स में या फिर याल्टा सम्मेलन में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। मतलब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ को चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें तो 26 जून 1945 को ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षरित हुआ था और 24 अक्टूबर 1945 को ये पावर में आया था। मतलब जो फॉर्म इसमें काम वगैरह शुरू हुए थे, कार्य वगैरह, वो सबको 24 अक्टूबर 1945 को हुए थे। और इसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रधानमंत्री चर्चिल और मैक्सिम लिथिविनोव, मतलब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के हैं और प्रधानमंत्री चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के थे, और मैक्सिम लिथिविनोव जो रसिया के थे, मतलब जो वर्तमान का रसिया है और उससे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। और चाइना के टीवी सुंग ने इसको हस्ताक्षरित किया था। और इसके अगले ही दिन 22 अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसको हस्ताक्षरित किया था। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसमें जो इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें जो वन पाए जाते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें 4 ऑप्शन भी हैं, देख लीजिए आप। उष्ण कटिबंधीय वन, तो जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वो इक्वेटर के पास इसलिए पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में तो पानी की बरसात होती है। मतलब जो वर्षा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है और जो सूरज की रोशनी होती है वो भी काफी मात्रा में यहाँ पे प्रोवाइड होती है। और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है और उमस भरी रहती है, मतलब उमस भरा मौसम रहता है यहाँ पे। और इसी का जो असर होता है कि रेनफॉल जल्दी जल्दी, मतलब पानी जल्दी जल्दी बरसता है। और इसके अलावा अगर हम देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में, और वेस्टर्न इंडिया मतलब पश्चिम भारत में, साउथ ईस्ट एशिया, द आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनी, और ऑस्ट्रेलिया। अब इसको थोड़ा सा मैप पे देख लें अपन। तो ये देख लीजिए आप, ये गूगल मैप है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए आप, फिर आप मैप में ही देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो ब्लू टिक्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे पाई जाती है, ये है हमारी इक्वेटर लाइन और ये है हमारा प्यारा भारत। तो जो मेडागास्कर है यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और ये पापुआ न्यू गिनिया ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया ये रहा, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलंबिया, पेरू और ये मैक्सिको के साउथ में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 25 वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो इनमें से अगर हम कुछ देखें तो बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिधी में है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर और नीमच के बॉर्डर पे है, और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर में है, और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये शिवपुरी में है, और कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पन्ना में है। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मालवा पठार, उत्तर प्रदेश की तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। तो देखिए आप लोग, इसका जो उत्तर है वो है चंबल घाटी। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो चंबल घाटी है यहाँ पे क्या है कि पानी बरसता है
तो जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी में कटाव होता है, बहुत भयंकर कटाव होता है, और ये कटाव बड़ी बड़ी अवनालिकाओं, मतलब बड़ी बड़ी नाली टाइप की दरारों का निर्माण कर देता है, और जिससे मिट्टी का क्षरण होता है, अत्यधिक मात्रा में क्षरण होता है, और इसे ये मृदा अपरदन कहते हैं। और जो चंबल की घाटी के बेहड़ हैं, इनमें ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो पानी व्यवस्था है, इससे ये अवनालिकाओं का निर्माण कर देती है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ हम बात कर रहे हैं जादूगोड़ा की खानों के बारे में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोह अयस्क, मैग्नीज, यूरेनियम और गोल्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूरेनियम के लिए। और ये जादूगोड़ा की खाने हैं वो झारखंड स्टेट में है। झारखंड का जो पूर्वी सिंह भूमि जिला है, वहां पे ये जादूगोड़ा की खाने पाई जाती हैं। और ये जो झारखंड की खान है जो जादूगोड़ा की, ये भारत की पहली खदान है जिसमें यूरेनियम मतलब अच्छी मात्रा में मिला है, रीजनेबल मात्रा में, ताकि यहाँ पे खनन किया जा सके। और इसके अलावा जो हम थोड़ा सा झारखंड के बारे में देखें, बेसिक फैक्ट्स, तो यहाँ की जो भाषा है वो है हिंदी और संथाली। हिंदी संथाली भाषा बोली जाती है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 24,891। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा का एक क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, गंगा, स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो इसमें से जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्योंकि एस्चुरी में और डेल्टा में ये फर्क रहता है कि डेल्टा जो होता है वो तिकोने मुंह का रहता है, और उसका जो मुहाना होता है वो काफी चौड़ा होता है, और चौड़े से समुद्र से पानी लाकर समुद्र में ले जाता है। लेकिन जो एस्चुरी होती है वो एक नालका टाइप की होती है, और एक सक्रिय से मुहाने से पानी आके सीधा समुद्र में मिल जाता है। तो ज्वारनदमुख और एस्चुरी में यही फर्क रहता है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष चिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी की बात की जा रही है, जिन्होंने शिकागो में स्पीच दिया था विश्व धर्म सम्मेलन में। और इसकी शुरुआत जो उन्होंने की थी वो की थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसके बाद बहुत देर तक वो जो हॉल था जहाँ ये स्पीच दे रहे थे, वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट बंद ही नहीं हुई। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1893 में। जो स्पीच दिया था विवेकानंद जी ने वो 1893 में दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1863 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1902 में हुई थी। और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपनी स्पीच दी थी 1893 में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म सम्मेलन में, तो इसी से जो हिंदू धर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका में। और ये जो स्पीच दी गई थी वो परमानेंट मेमोरियल आर्ट पैलेस में दी गई थी। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हम आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, जिसका काफी योगदान था भारत की आजादी में। तो इसका हम जो हेड ऑफिस था उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रंगून में स्थित था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। मतलब जो रास बिहारी बोस जी थे उन्होंने 1942 में जापान की सहायता से इसका आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में ही आया था। और इसके बाद रास बिहारी बोस जी ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग जो आजकल काफी चर्चा में भी है, तो अभी हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। इससे पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार में मधुबनी पेंटिंग की जाती है। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वहां पे मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। और ये देखिए आप, ये है मधुबनी पेंटिंग। ये जो पेंटिंग होती है इसको बनाने में काफी टाइम लगता है, और ये बहुत ही मेहनत से बनती है पेंटिंग। देखिए आप, सुंदर लग रही है काफी ये पेंटिंग। इसको आप गूगल पे भी सर्च करके देखना, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स डली हैं। तो ये वर्तमान में इसलिए चर्चा में है
क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो मास्क का यूज शुरू हुआ है, तो अब मास्कों के ऊपर बिहार के जो मिथिला क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने डिजाइन किया है इस मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन को मास्क के ऊपर, जो काफी सुंदर लगते हैं और इससे लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है मास्क पहनने में, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं काफी। सो ये आजकल काफी डिमांड में भी हैं और ये चर्चा में भी हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया है ना जो, वो आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया इज कंपोज्ड ऑफ 11 कंट्रीज ऑफ इम्प्रेसिव डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कल्चर एंड हिस्ट्री। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के 11 कंट्री हैं, उनकी विविध धर्म, संस्कृति और इतिहास को लेके ये संगठन बनाया गया था। और इस संगठन में ब्रुनोई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। और अगर हम इसके वर्तमान स्टेटस की बात करें, तो जो 16वां आसियान समिट हुआ था वो बैंकॉक में हुआ था और 3 नवंबर 2019 को। और इस समिट में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सरदार सरोवर जो है डैम भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 138 मीटर है। और ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। और जो 4 राज्य हैं जिन्हें इसका फायदा मिलता है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। निम्न में ऐसे कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। तो ये देखिए आप, अभी हमने नर्मदा और ताप्ती की बात की थी, ये अश्शरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं। तो ये देखिए आप, ये तो नर्मदा है, ये निकल रही है अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से और ये आके गिर गई अरेबियन सी में, ठीक है। और ये है ताप्ती नदी जो साउथ बॉर्डर बना रही है एमपी का, और ये भी अरेबियन सी में गिर गई। और ये इस जगह पे, सॉरी, ये इस जगह पे एस्चुरी का निर्माण करते हैं और यहाँ से जो पतली सी लैंड होगी उसमें से पानी आएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख व्यापारिक फसल जिसे बेचकर किसानों की जीविकोपार्जन होता है, तो ऑप्शन है चन्ना, गन्ना, मूंगफली और सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोयाबीन। चलिए देखते हैं कुछ बातों और। तो जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में वो अन्य जिलों से बहुत अच्छा होता है मध्य प्रदेश में। तो जो प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का वो सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर और गुना में होता है और नर्मदापुरम डिवीजन के हरदा, होशंगाबाद और बैतूल में भी। तो वर्तमान का जो ऑफिशियल रिलीज हुआ था उसमें जो नेशनल एवरेज प्रोडक्शन है, मतलब जो राष्ट्रीय औसत प्रोडक्शन है, उत्पादन, राष्ट्रीय औसत उत्पादन, उसमें 1208 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 1208 किलोग्राम निकलती है। लेकिन एमपी में जो रजिस्टर्ड सोयाबीन प्रोडक्शन है वो है 1130 पर हेक्टेयर। सिमिलरली अगेंस्ट नेशनल एवरेज ऑफ ग्राम प्रोडक्शन ऑफ 792 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किस कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? तो यहाँ पे बात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हो रही है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है वो भोपाल में नहीं है। और इसके अलावा देख लेते हैं कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटियाँ जो कृषि के लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में है। और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर है कोरकू जनजाति से है चटकोरा नृत्य का संबंध। और ये जो कोरकू जनजाति है वो खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और ये
कोरकू भाषा बोलते हैं, मतलब जो कोरकू जनजाति की जो भाषा होती है वो कोरकू लैंग्वेज होती है। और ये मुंडा लैंग्वेज, जो मुंडा भाषा है, झारखंड में पाए जाते हैं मुंडा लोग, उन्हीं की संबंधित है, उन्हीं उसी फैमिली का सदस्य है, मतलब इस भाषाओं का जो परिवार होता है उन्हीं का सदस्य है। और ये देवनागरी में लिखी जाती है। खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1976। 1976 में खजुराहो नृत्य समारोह शुरू किया गया था। तो इससे पहले हमने खजुराहो के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, जैसे ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो वो चंदेल शासकों ने करवाया था। तो जो खजुराहो का नृत्य होता है वो काफी प्रसिद्ध है और ये हाईलाइटेड है। जो इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली, वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। और वर्तमान में तो मॉडर्न जो इंडियन डांस है वो भी यहाँ पे जोड़ा गया है। और ये जो आयोजित करवाया जाता है वो मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा करवाया जाता है। और ये एक सप्ताह का त्योहार होता है, मतलब 1 वीक फेस्टिवल होता है, और जो अभी फरवरी में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो या फिर इनमें कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।